हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डेप्रिसिएशन का नया क्वेश्चन डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं, इट इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2 या सिंपली अनसॉल्व एग्जाम्पल 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपने पढ़ा होगा तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ो, राइट। समझते उसे कि हमें करना क्या है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है, राइट, और एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा है ऑन 1 जनवरी 2017 साई इंडस्ट्रीज नागपुर परचेस्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,65,000 एंड स्पेंड 15,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस, राइट। तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि आपने ₹1,65,000 की मशीनरी परचेस की, लेकिन उसे फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए आपको ₹15,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़े। तो अगर आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसकी कॉस्ट बन जाएगी 1,65,000 प्लस 15,000, दैट इज 1,80,000। ये वाला कंसेप्ट हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई एसेट एक्वायर करोगे तो उस एसेट एक्वायर करने के लिए जो जो आप खर्चे करोगे वो उस एसेट के कॉस्ट में ही इंक्रीज किया जाएगा। सेम इज हैपनिंग हियर कि मैंने 1,65,000 का मशीन परचेस किया, मशीन खरीदने के बाद मुझे उसे अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करना पड़ा, तो उसके लिए मैं भी कुछ इंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्रेन मंगानी पड़ी उस मशीन को उठा के बिठाने के लिए, नए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेने पड़े, तो इनके लिए 15,000 मेरे एडिशनल खर्च हुए। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि फाइनली मशीन ऑपरेटिंग या मशीन के ऑपरेशन शुरू करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा, तो आई से देम 1,80,000 का। 165 में तो मैंने मशीन खरीदा, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के लिए, उसका कामकाज शुरू करने के लिए मुझे 15,000 रुपये और खर्च करने पड़े, तो माई फाइनल कॉस्ट ऑफ माई मशीन विल बी 1,80,000। तो जब हम अकाउंटिंग में इसकी कॉस्ट लेंगे या वर्किंग नोट करते वक्त इसकी कॉस्ट लेंगे तो दैट विल बी 1,80,000, नॉट 1,65,000, नॉट 15,000, बट दोनों का सम, राइट। आगे, the estimated life of machine is to be 10 years and the scrap value at the end of its life would be 30,000। तो ये अगेन एस्टिमेट लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू आपको दे दिया, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अरे ये दिया है, मतलब मुझे फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक यस्टरडे। जब भी क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो हम वर्किंग नोट थ्रू पर एनम का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि हर साल मुझे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इज दिस क्लियर? आगे क्या दिया है उन्होंने, वो कह रहे ऑन 1 अक्टूबर 2018 द एंटायर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000। इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस आपको अगर याद है तो उसमें मशीन सिर्फ खरीदी एंड उसे हमने 3 या 4 साल के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि आपने मशीन खरीदी, राइट, उसको डेप्रिसिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू दिए, उससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज भी करेंगे। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपने इस मशीन को बेच दिया। अगर आप देखोगे तो हमने मशीन कब खरीदी है, तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 1 जनवरी 2017 को मशीन खरीदी है एंड आपने बेची कब, 1 अक्टूबर 2018, मतलब कुछ साल यूज करने के बाद आपने मशीन को बेचा। बट जब आपने मशीन बेचा तो आपको मशीन बेच के 1,50,000 रुपीज आए। तो ये हमें एडिशनल ट्रांजैक्शन दी है, इसका हमें आज अकाउंटिंग पढ़ना है कि अगर मशीन बेचने की अकाउंटिंग क्वेश्चन में दी है या मशीन बेचने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। इज दिस क्लियर, राइट। प्लस कुछ नए छोटे छोटे पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन में और पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने मशीन परचेस की जनवरी 1 जनवरी को परचेस की है, राइट। तो जो मशीन परचेस करने की डेट है वो एग्जैक्टली साल की शुरुआत वाली नहीं है। इससे पहले दोनों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मशीन हमने एग्जैक्टली परचेस किया तो ऑन 1 अप्रैल, तो डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे 31 मार्च को तो एग्जैक्टली 1 साल कंप्लीट होगा और हम 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ नया कंसेप्ट पढ़ना है कि अगर आप मशीनरी साल के बीच में खरीदते हो तो देन हाउ शुड द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर शुड बी चार्ज्ड। तो वो एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे जब हम सॉल्व करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, तब वो कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो टू अंडरस्टैंड अभी क्या करना है हमें, उन्होंने कहा है कि आपने मशीन परचेस की कितने की, 1,80,000, ओके। फिर उसे क्या करना है, आपको डेप्रिसिएट करना है, जितने साल हम मशीन यूज़ करेंगे हर साल के एंड में हमें उसे डेप्रिसिएट करना है। एंड एडिशनल एक्स्ट्रा क्या है कि उन्होंने मशीन को बेचा, उसका हमें अकाउंटिंग देखना है, राइट। बट हमें कौन से अकाउंट्स या फिर जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी है, उन्होंने पूछा है क्या, तो यस, उन्होंने नीचे कहा है शो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19। उन्होंने कहा कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर 3 ईयर। 16-17 इज द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 16 को ईयर स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 17 को ईयर एंड होगा। कैसे 31 मार्च 17 को ईयर एंड होगा, तो नीचे देखो उन्होंने कहा है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
ये जो कंपनी है साई इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च हर साल क्लोज करती है। अगर ये 31 मार्च उन्होंने नहीं भी दिया होता तो ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंडियाज का फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें हमेशा दिमाग में यही रखना है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च, तो हर 31 मार्च को मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करके अपना फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोज करना है। इज दिस क्लियर? तो एवरी ईयर ऑन 31 मार्च मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मशीन है या एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एंड उसका अकाउंट क्लोज करके उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो हमें कौन से लेजर बनाने, तो उन्होंने कहा कि केवल 2 लेजर बनाओ, एक मशीनरी अकाउंट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज, मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं मशीनरी अकाउंट, ऊपर मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर, राइट, जैसे मैंने दिया है वैसे मैंने ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर, एंड मैंने मशीनरी अकाउंट ड्रॉ किया। इसे अगेन 16 to 20 लाइन्स के लिए ड्रॉ करो, राइट। फिर नीचे आ रहा हूं, नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट्स उन्होंने पूछे हैं, उन्होंने कहा कि मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करो, मैंने ड्रॉ किया। उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ करो, मैंने ड्रॉ किया। बट इन दोनों के साथ साथ हमें कुछ वर्किंग भी करना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वर्किंग नोट, जो हमने इससे हर एक क्वेश्चन में या इससे पहले हर एक क्वेश्चन में ड्रॉ किया था कि हम परचेज करेंगे, फिर डेप्रिसिएट करेंगे, फिर डेप्रिसिएट करेंगे, फिर डेप्रिसिएट करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्किंग क्या है कि हमें डेप्रिसिएशन के साथ साथ मशीन बेचने की भी एंट्री करनी है। तो वर्किंग नोट में पहले मशीन बेचने की एंट्री करेंगे, फिर उसे अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो आज के क्वेश्चन को पहले तो क्या करो, स्टार मार्क करके रखो, इसे कीप ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि इसमें मशीन बेचने का कंसेप्ट पहली बार पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मैं उसके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं एंड एडिशनली मैं और एक वर्किंग बना रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये कहां से आया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? तो जस्ट लाइक यस्टरडेज क्वेश्चन, कि जैसे कि कल के क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, वैसे ही आज के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है कि चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% या 15% या 20% नहीं दिया है, बट उसके बदले में उन्होंने आपको स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट दिया है। तो आई नीड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन पर एनम, कि आई हैव टू कैलकुलेट कि मैं हर साल मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एंड उतना डेप्रिसिएशन में हर साल मशीनरी पे चार्ज करूंगा। इज दिस क्लियर? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन बट एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, तो वी नीड टू डू एन एडिशनल वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। फिर से इस डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं आगे फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट ब्रैकेट में इन ईयर्स। यही फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, वही फिर से फॉर्मूला में लिख रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा, तो आपको इसी फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देयर इज नो अदर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। लर्न करो इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी पूछ सकते हैं, राइट। एक हाथ 2 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दे सकते हैं कि इनकम्प्लीट फॉर्मूला देंगे और मिसिंग जो आइटम है वो आपको चुन के वहाँ पर लिखना है या टिक मार्क करना है एज द करेक्ट आइटम, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछ सकते हैं। तो लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? इट इज़ अबाउट ए डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिलेगा कि हर साल मुझे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फॉर्मूला क्या है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, राइट। तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज चाहिए। एक चाहिए कि कितने की एसेट मैंने खरीदी, उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है एंड उसकी लाइफ क्या है। तो इसके लिए मैं फिर से क्वेश्चन में जा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहली लाइन उन्होंने कहा है कि आपने मशीनरी 1,65,000 में खरीदी एंड उस पर 15,000 आपने खर्च किया फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, सो माई कॉस्ट बिकेम 1,80,000। 1,65,000 प्लस 15,000 इज 1,80,000 माई कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मैं मशीन की कॉस्ट जब अपने फॉर्मूला में लिखूंगा तो 1,80,000 लिखूंगा, नॉट 1,65,000, नॉट 15,000। मैं डायरेक्टली कितना लिखूंगा? 1,80,000। मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,80,000। इज दिस क्लियर? माइनस, अब मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूला देखो, माइनस मुझे क्या चाहिए? स्क्रैप वैल्यू। तो फिर से क्वेश्चन में उन्होंने दिया क्लियरली, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ वुड बी 30,000। वेरी स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, तो मैं आगे लिख रहा हूँ माइनस 30,000। सो ओरिजिनल कॉस्ट 1,80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000। ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो फिर से क्वेश्चन में उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। आपकी मशीन आपकी एसेट है, तो एसेट यानी कि ही आपकी मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स और सिंपली डिवाइडेड बाय 10।
राइट। तो 1,80,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट, 30,000 इज द स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको अगला कैलकुलेशन मिलेगा 1,50,000 बाय 10। 1,50,000 कैसे आया, तो 1,80,000 माइनस 30,000 विल बिकम 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। अब आगे आप आंसर निकालोगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव मी 15,000 रुपीज एज माई आंसर। तो 15,000 विल बिकेम माई डेप्रिसिएशन पर एनम। मतलब ये जो मशीन मैंने खरीदी है, मैंने मतलब साई इंडस्ट्रीज ने खरीदी है, इस मशीन पर साई इंडस्ट्रीज हर साल के एंड में ऑन 31 मार्च 15,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, अगर मशीन पूरे साल यूज हुई तो। इसलिए इस 15,000 को मैं क्या कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन पर एनम। 12 महीने का डेप्रिसिएशन है ये 1 या 2 या 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। मैं मशीन को अगर पूरे 12 महीने पूरे 1 साल यूज करूंगा तो मुझे उस पर 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं कि डेप्रिसिएशन पर एनम इज 15,000। हर साल का डेप्रिसिएशन, साल मतलब अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इस मशीन को अगर मैं 12 महीने कंप्लीट यूज करूंगा तो मैं 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सिंपल लॉजिक, अगर मैं मशीन को 6 महीने के लिए यूज करूंगा तो मैं 15,000 डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूंगा, मैं 6 मंथ्स का यानी कि आधा ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, दैट इज 7,500। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दिस डेप्रिसिएशन इज अ पर एनम। ऐसा मैंने इससे पहले दोनों क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वहां पर मशीनरी आप 1 अप्रैल को खरीदते थे एंड 31 मार्च एग्जैक्टली 12 महीने बाद, दैट इज 1 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो यहां पर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का सवाल ही नहीं आया। यहां पर हमें कुछ और पीरियड दिया है, इसलिए मैं कंसेप्ट आपको पहली बार बता रहा हूं कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें मिली इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब अगर आप मशीनरी 12 महीने के लिए यूज करोगे तो ही 15,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा, बट अगर आप 12 महीने से कम पीरियड के लिए मशीनरी यूज करोगे तो आपको उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने मशीनरी 6 मंथ्स के लिए ही यूज की, 6 महीने के लिए यूज किया, तो आप 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि 15,000 पर एनम साल का डेप्रिसिएशन है। तो 6 मंथ्स के लिए ऑन दैट बेसिस कितना लेना पड़ेगा आपको, 7,500। इज दिस क्लियर? तो मुझे डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैं कम पीरियड के लिए यूज करता हूं, उसे 6 महीने के लिए यूज करता हूं, तो आई टेक इट एज 7,500। लॉजिकल कैलकुलेशन है। साल के लिए 15,000, 12 महीने के लिए 15,000, तो 6 महीने के लिए उसका आधा यानी कि 7,500 आई हैव टू टेक, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैं मशीनरी 6 मंथ्स के लिए यूज करता हूं तो डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, बट अगर मैं 12 महीने के लिए यूज करता हूं तो पूरा, राइट। 15,000 इज फॉर 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने के लिए 15,000। इज दिस क्लियर? तो ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 15,000 पर एनम, मतलब मुझे हर साल मशीनरी को 15,000 से डेप्रिसिएट करना है, बट 15,000 इज फॉर 1 ईयर। इज दिस क्लियर? तो ये क्लियर है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमने जो वर्किंग नोट ड्रॉ किया है इसे कंप्लीट करना है, और फिर वर्किंग नोट को बेस लेके हम हमारा लेजर पोस्टिंग दैट इज मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 ही अकाउंट या 2 ही लेजर मुझे उनको बना के देने हैं, राइट। बट उन्हें बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, एक लॉजिकल वर्किंग नोट बनाऊंगा कि मशीनरी आई, फिर डेप्रिसिएट हुआ, फिर डेप्रिसिएट हुआ, या फिर बेचे, जो कुछ भी है, राइट। डेट वाइज मुझे उसका एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, एंड तब जाके मैं उस वर्किंग नोट को कंप्लीट करने के बाद मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं बाय प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट। शुरुआत वर्किंग नोट की कहां से होगी, अगेन ऑलवेज एसेट खरीदने से। तो हमने एसेट कब खरीदी, तो फिर से क्वेश्चन में देखो, ऑन 1 जनवरी 2017 हमने 1,65,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी एंड उस पर 15,000 रुपीज हमने खर्च किया फॉर इंस्टॉलेशन। तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बन जाएगी 1,80,000। एंड अब ये कब खरीदी है, ये खरीदी हमने 1 जनवरी 2017 को। तो मैं अपने डेट कॉलम में लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2017। मैंने 1 जनवरी 2017 को क्या किया, मशीनरी परचेस किया। कितने में परचेस किया, 1,80,000 में परचेस किया। ये क्लियर है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 17 को मैंने मशीन परचेस की। तो मशीन परचेस फॉर हाउ मच, 1,80,000। 1,80,000 कहां से आया, 1,65,000 प्लस 15,000। ये क्लियर है, राइट। तो मैंने मशीन परचेस किया ऑन 1 जनवरी 2017। तो मशीन आने के बाद
आगे करना क्या है, तो अब हमें 31 मार्च को ईयर एंड करना है। कैसे, तो हमने क्वेश्चन में कहा है अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बट अकाउंट्स क्लोज करने से पहले हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे राइट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो पहले क्या किया जाएगा, जितनी भी एसेट्स आपके पास है उन सारे एसेट्स पर उस साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो एवरी ईयर 31 मार्च को हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन, राइट। ये बताए या ना बताए, राइट, कीप इट इन माइंड कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा नहीं है कि ईयर एंड कब हो रहा है, तो यू हैव टू टेक 31 मार्च एज ईयर एंड ओनली। ये अगर स्टेटमेंट उन्होंने नहीं भी दिया होता तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन माई एसेट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, तो एवरी 31 मार्च आई नीड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ऑल माई एसेट्स। इज दिस क्लियर? ऑल माई फिक्स्ड एसेट्स, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो उन सारे डेप्रिसिएबल एसेट्स पर मुझे कंपल्सरीली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सेम वे मैंने मशीन परचेज की, तो इस मशीन पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो जो पहला डेप्रिसिएशन मैं इस मशीन पे चार्ज करूंगा वो कब चार्ज करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखो मैंने मशीन परचेज की 1 जनवरी 2017, राइट। अगर आप मशीनरी का एक साल देखोगे तो वो 31 दिसंबर को कंप्लीट होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने अगर 1 जनवरी को मशीन परचेस की है तो 1 जनवरी के बाद मशीन खरीदने का एक साल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर को। जनवरी टू दिसंबर इज अ ईयर, बट मैं 31 दिसंबर पर मशीन पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूंगा, मैं फाइनेंशियल ईयर एंड पर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो आई हैव टू चेक कि आफ्टर 1 जनवरी मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने जनवरी में मशीन परचेस की, अगर आप मशीन की लाइफ देखोगे तो मशीन खरीदने का एक साल दिसंबर में कंप्लीट होगा, तो मुझे दिसंबर में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, मुझे मशीन के ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या फाइनेंशियल ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, तो आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ना कि मैंने मशीन खरीदी तब से एक साल बाद। इज दिस क्लियर? इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में कोइंसिडेंसली आपने जो मशीन परचेस की थी वो एग्जैक्टली 1 अप्रैल को परचेस की थी, इसलिए आपके 12 महीने एग्जैक्टली 31 मार्च दैट इज फाइनेंशियल ईयर एंड को ही कंप्लीट हो रहे थे एंड आप एक साल का 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में आपने जनवरी मंथ में मशीनरी परचेस की, राइट, तो मशीन परचेस करने का एक साल दिसंबर में कंप्लीट होगा, तो कैन आई चार्ज डेप्रिसिएशन इन दिसंबर? आंसर इज नो, आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करता हूं तब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मशीन परचेस करने के बाद आई हैव टू चेक कि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, तो जनवरी के बाद अगला मार्च कब आएगा वो मुझे काउंट करना है। तो जनवरी 17 के बाद, जनवरी के बाद अगला महीना कौन सा आता है, फेब 17, फेब 17 के बाद मार्च 17, तो जैन के बाद इमीडिएटली 31 मार्च 17 आता है, तो मुझे 31 मार्च 17 को अपना पहला डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये मशीन आई जनवरी में, जनवरी के बाद पहला अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, नॉट कि मशीन का ईयर कब एंड हो रहा है। गेटिंग इट? मशीन कब खरीदा है, जनवरी में खरीदा है, राइट, उसका ईयर कब एंड होगा 31 दिसंबर, वो भूल जाओ। तो मुझे मशीन के ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करना है, मुझे फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से अकाउंटिंग करना है। तो जब भी आप मशीन खरीदोगे तो आपका अगला काम क्या है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है वो आपको डेट फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 1 जैन 2017 को अगर मशीन खरीदी तो जैन के बाद आएगा फेब, फेब के बाद आएगा मार्च, तो मेरा इमीडिएटली 3 महीने बाद मार्च यानी कि ईयर एंड आ रहा है। तो मैं अपने नए खरीदी हुए मशीनरी पर 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2017 एंड मैं आगे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? तो मैंने जन महीने में मशीनरी खरीदी, जनवरी में मशीनरी खरीदी एंड इमीडिएटली सेम ईयर के मार्च में मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। अगर ये मैंने अप्रैल 2016 में खरीदी होती तो अप्रैल 16 टू मार्च 17 एग्जैक्टली एक फाइनेंशियल ईयर होता एंड मैं एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज करता। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी जनवरी मंथ में मशीनरी खरीदी एंड इमीडिएटली मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, जिस दिन मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर आप काउंट करोगे जनवरी टू मार्च, ये पूरा 12 महीने का पीरियड है क्या? आंसर इज नो। तो मैं पूरा 15,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन ले सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। मुझे अपने डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। कैसे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स? तो अगर आप जैन टू मार्च दैट इज
1 Jan to 31 March अगर मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो इट इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कैसे पीरियड ऑफ 3 मंथ्स? तो सिंपली 1 Jan to 31 Jan, जनवरी पूरा कंप्लीट होगा कि मैंने 1 Jan को मशीन खरीदी, राइट? तो जनवरी पूरा महीना मैंने मशीन यूज किया। फिर नेक्स्ट मंथ इज फेब महीना पूरा मैंने मशीन यूज किया। एंड अब मैं डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहा हूँ? 31 मार्च, यानी कि मार्च महीने के एंड में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, मतलब मार्च महीना पूरा मैंने मशीन यूज किया। तो जो मशीन खरीदी है मैंने, वो मैंने जनवरी पूरा, फेब पूरा एंड मार्च महीना पूरा, ऐसे 3 महीने मैंने मशीनरी यूज़ की। तो इस नए मशीनरी पर मुझे 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो वही मैं आपको एज अ नोट लिख के दे रहा हूँ कि 1 Jan to 31 March इज अ पीरियड ऑफ 3 months ओनली। 3 महीने का ही पीरियड है, तो मुझे इस नए मशीनरी पर केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ना कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैंने मशीन परचेज की 1 जनवरी को एंड मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ 31 मार्च को। वाई 31 मार्च को मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ? बिकॉज माई फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी एंड ऑन 31 मार्च। तो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नॉट कि मशीन खरीद के 1 साल हुआ फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। नो, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मार्च में। तो आई हैव टू कैलकुलेट कि मशीन खरीद के कितने महीने हुए। तो जैन टू मार्च इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, इट इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो मैं आगे वही लिख रहा हूँ कि आई नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स ओनली। सो वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ओनली। ये क्लियर है? जैन में मशीन परचेस किया एंड इमीडिएटली मार्च में 3 महीने बाद हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बट अब 3 महीने का डेप्रिसिएशन मतलब एग्जैक्टली कितना डेप्रिसिएशन? तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिर से वर्किंग नोट जो हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट किया उस पर चलते हैं। तो वो मैंने कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है? 15,000 पर एनम। ये सॉर्ट नो, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि मशीनरी पर मुझे हर साल 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट दिस 15,000 इज पर एनम, यानी कि पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन है। बट जो मशीन मैंने खरीदी है वो यूज मैंने केवल इस साल 3 महीने की है। इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने मशीन को केवल 3 महीना यूज किया। तो आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही वर्किंग नोट में अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन आपको इस तरह दिखा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स मुझे चार्ज करना है, बट मेरे पास डेप्रिसिएशन वैल्यू अवेलेबल है 15,000 विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब 1 साल में से अगर मुझे 3 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 3/12, वाई 3/12? कि 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन इज फॉर 12 मंथ्स। तो 15,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट डेप्रिसिएशन फॉर 1 मंथ। तो 15,000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा एंड फिर मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। मैथमेटिकल लॉजिक। 15,000 डेप्रिसिएशन इज पर एनम यानी कि पूरे 1 साल का है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 15,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, दैट इज 12 मंथ से डिवाइड करता हूँ, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव मी आंसर ऑफ 1 मंथ, कि 1 मंथ का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बट मुझे 1 मंथ का नहीं चाहिए, मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? 3 महीने का। तो मैं उसी आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। नथिंग बट मैं अवेलेबल वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, या 12 से डिवाइड करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 3 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मुझे 4 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या करता? मैं लिखता 15,000 इंटू 4/12। अगर मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या लिखता? 15,000 इंटू 6/12। अगर मुझे 10 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या लिखता? 15,000 इंटू 10/12। अगर मुझे 8 मंथ का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या लिखता? 15,000 इंटू 8/12। नीचे 12 कांस्टेंट है, राइट? क्योंकि जो 15,000 ये 12 महीने की वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 12 करो, मल्टीप्लाइड बाय आपको कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए उतना करो। तो एज पर हमारा नोट जो मैंने आपको दिया है, हमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए क्योंकि मशीन परचेस करके एग्जैक्टली 3 महीने हुए हैं, तो मुझे केवल 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बट जो हमने कैलकुलेशन किया है डेप्रिसिएशन का, ये पर एनम है, साल का है, 12 महीने का है। तो 12 महीने का 15,000 है, उसमें से 3 महीने का कैसे मिलेगा? 15,000 इंटू 3/12। तो उसे अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 3,750। तो जो 3 महीने मैंने मशीन यूज की, उन 3 महीने का डेप्रिसिएशन इज 3,750। सो मेरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 17, जिस दिन मैं मशीनरी पर 3,750 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन काटने के बाद अब नीचे कितना बच रहा है? तो नीचे बच रहा है 1,76,250। तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बट मैंने पूरे 1 साल का नहीं चार्ज
चार्ज किया? मैंने केवल 3 महीने का चार्ज किया, क्योंकि मैंने मशीन केवल 3 महीने के लिए यूज़ किया। अभी जनवरी में परचेस की थी, मार्च में मैं डेप्रिसिएट कर रहा, तो आई डेप्रिसिएटेड फॉर 3 मंथ्स विच इज़ 3750। वो डेप्रिसिएशन काटने के बाद 176,250 बचा, जिससे मैं कहूँगा WDV एंड डेट लिखूंगा 1 अप्रैल 2017, जिस दिन मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ऑन 1 अप्रैल 17। 31 मार्च 17 को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। इज दिस क्लियर? अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर क्या करना है? तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में मैं मशीन लेके आया, राइट, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि हमने मशीन बेची भी है। तो मशीन कब बेची है? तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपने मशीन बेची ऑन 1 अक्टूबर 2018। कब बेची है? 1 अक्टूबर 2018। तो वी हैव टू चेक कि जो 1 अक्टूबर 2018 है ये सेकंड फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं आ रहा है ना। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ? फिर से देखो लॉजिक, सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 17। अब ये एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 17 को अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड होगा 31 मार्च 2018, 12 महीने बाद। फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स पीरियड, अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च। तो अप्रैल 17 में अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो वो एंड होगा 31 मार्च 2018। तो दिस इज माय सेकंड फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 17 टू मार्च 2018। अप्रैल 2017 दैट इज 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 इज माय फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में हमने मशीन बेची क्या? तो हमने मशीन बेची 1 अक्टूबर 2018 विच इज आफ्टर 31 मार्च 2018। मतलब सेकंड फाइनेंशियल ईयर में मैंने मशीन नहीं बेची, मशीन मैंने सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद बेची है। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कि हमने मशीन बेची है 31 मार्च 2018 विच इज नॉट पार्ट ऑफ माई सेकंड फाइनेंशियल ईयर, एज माई सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। अक्टूबर तो उसके बाद आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर 18 आएगा। तो मार्च 18 के बाद मैंने मशीनरी बेची, मतलब मशीनरी इज नॉट सोल्ड इन सेकंड फाइनेंशियल ईयर। मतलब मशीन बेचने की एंट्री मुझे सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड में नहीं करनी है। तो फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड में क्या करना है? तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड पर मुझे केवल मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी मैं बेच नहीं रहा हूं, मैंने पहले खरीदी, पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दूसरे साल में मशीन लेके आया, अब दूसरे साल हमने मशीन को बेचा क्या? आंसर इज नो। तो फिर दूसरे साल करोगे क्या? तो दूसरे साल के एंड पर आप इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कब चार्ज करोगे? सेकंड साल के फाइनेंशियल ईयर एंड पर। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड आपका हो रहा है 31 मार्च 18, मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 18 को मैं क्या कर रहा हूँ? अपने मशीन को डेप्रिसिएट कर रहा हूँ। कितने रुपए से? 15,000। कहाँ से आया 15,000? वर्किंग नोट, इसके नीचे वाले देखो वर्किंग नोट कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 15,000 पर एनम। अब मैं पूरा 15,000 ले रहा हूँ। अब मैं क्यों पूरा 15,000 ले रहा हूं? क्योंकि जो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में, एंड हो रहा है 31 मार्च 18, तो अप्रैल टू 18 इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब इन द सेकंड ईयर मैंने मशीन को पूरे 12 महीने यूज किया। सेकंड ईयर में मैंने मशीन को पूरे 12 महीने के लिए यूज किया, इसलिए मैं पूरे साल का, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन ले रहा हूं एज 15,000। तो डेप्रिसिएशन काटने के बाद अब मेरी मशीनरी कितनी बचेगी? 1,61,250। तो 176,250 माइनस 15,000 विल गिव मी 1,61,250, जिसे मैं फिर से कहूंगा WDV एंड आगे डेट लिखूंगा 1 अप्रैल 18, दैट इज द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ? तो अब थर्ड ईयर में हमने 1 अक्टूबर 18 को मशीन बेच दी। तो इस मशीन को बेचने के लिए क्या अकाउंटिंग होगा वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने आपको टाइम से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन एंड टाइम से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। इस लेक्चर को 2 से 3 बार फिर से रिवाइंड करके देखो, रिपीट करो, राइट। एंड अभी तक हमने जितना भी फॉर्मेट रेडी किया एंड जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया एंड अब तक जो वर्किंग नोट किया उसे अपने नोटबुक में रेडी करके रखो। कल आने के बाद ये मशीन कैसे बेची या क्यों बेची उसका तो कोई रीजन नहीं होगा, मशीन बेच दी, बट मशीन बेचने पर अकाउंटिंग क्या होगा वो हम कल पढ़ेंगे। कि मशीन तो बेच दी, ठीक है, तो मशीन बेचने पर हमें क्या क्या अकाउंटिंग करना है एंड वर्किंग नोट में उसका अकाउंटिंग क्या करना है वो हम देखते हैं, राइट। बट इन टुमारोज लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।